हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक इन स्टार्स एक्सप्लेन। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टार्स की अमेजिंग जर्नी को, कैसे वो जन्म लेते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं और अपनी लाइफ के एंड में वो क्या बन जाते हैं, राइट। तो हम देखेंगे स्टार्स की फुल लाइफ साइकिल, सुपरनोवा एक्सप्लोशंस, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स। तो ये जर्नी है यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग और एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो रेडी हो जाइए एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। So these are the topics for today's video, life cycle of stars. In this, we are going to discuss some important topics like supernova, neutron star, pulsars, white dwarf, and black hole. तो सबसे पहले हम बात करेंगे stars की। तो if you see in the night sky, you see these small dots in the sky. These are nothing but the stars. तो अगर हम stars के बारे में और जानने की कोशिश करें, तो अगर इनके origin की बात करें, तो जो stars की का origin है, that is connected to the Big Bang. And we know that when the Big Bang happened, it happened 13.8 billion years ago. So this information I'm telling many times to you. Big Bang happened 13.8 billion years ago. ठीक है, तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तो वहीं से एक शुरुआत हो गई थी स्टार्स के ओरिजिन की। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स में फिर क्या पे पैदा हुए, हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो प्राइमरी फ्यूल है, जो आपका आप बोल सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक है स्टार्स की, दैट इज दी हाइड्रोजन एंड द हीलियम। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज करती है और हीलियम बनाती है, तो यही एक वहीं से शुरुआत होती है। तो वी कैन कनेक्ट दी ओरिजिन ऑफ दी लाइक स्टार्स टू बिग बैंग। पहली चीज तो हो गई, जहाँ पे गैसेस बनी, विच गैसेस वर फॉर्म्ड हियर, द हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक है, वी हैव स्टडीड इन डिटेल कि कैसे बिग बैंग में कौन कौन सी गैसेस बनी थी, राइट। फिर क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये जो गैसेस हैं, ये ग्रेविटी की वजह से क्या हुई, कलेक्ट होने लगी और एक दूसरे से लाइक मर्ज करने लगी, कोलैप्स करने लगी और मतलब करीब करीब आ गई बेसिकली। ठीक है, तो ग्रेविटी वाज श्रिंकिंग दीज गैसेस एंड ग्रेविटी वाज ब्रिंगिंग दीज गैसेस टुगेदर। इन गैसेस को और जो प्लाज्मा था, इनको सबको एक साथ मिलाने का काम किया किसने, ग्रेविटी ने, राइट। तो जब ये लाइक करीब आते हैं, कोई चीज़, ये पार्टिकल्स बहुत करीब आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, द जो टेम्परेचर है वो दैट इज इंक्रीजिंग और उससे एक कोर बन जाती है, राइट। उस कोर में क्या होता है, अगर एक टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने के लिए भी एक टेम्परेचर क्राइटेरिया है, देयर इज अ मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड। तो जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो क्या होता है, फिर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले क्या हुआ, ग्रेविटी ने सारी गैसेस को श्रिंक किया, डस्ट को श्रिंक किया, प्लाज्मा को श्रिंक किया, वो इतने करीब आ गए कि इतनी डेंसिटी बढ़ गई और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड व्हेन फ्यूजन अकर्स, उससे बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी जो है रिलीज होती है, राइट। और लाइट भी निकलती है, इवन लाइट ऑल्सो। उसमें जब स्टार्स जो है, जब फ्यूजन होगा तो हीट एनर्जी निकलेगी, लाइट एनर्जी निकलेगी। सो लाइक इसी वजह से जो है हमारे स्टार्स वो हैं, फिर वो क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा सन भी हो गया, सन के अंदर भी यही प्रोसेस चल रहा है कि द हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीलियम और उससे फिर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम सन को बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम इनकी विजिबिलिटी की बात करें, तो अगर इफ यू सी ऑन एन एवरेज, लाइक इट इज सेड कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3000 स्टार्स आर विजिबल टू नेकेड आइज। अगर आप रात को आसमान में देखो तो ऑलमोस्ट लाइक 3000 स्टार्स यू कैन सी, बट इन लाइक इन एक्चुअल द नंबर इज क्वाइट बिग। तो जो हमारे एक्चुअल नंबर की अगर हम बात करें तो दैट इज फार मोर देन दी विजिबल स्टार्स। सो इट इज लाइक ऑलमोस्ट 100 to 400 बिलियन स्टार्स। ये दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट नंबर, बट इट इज सेड दैट कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें ऑलमोस्ट 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमें दिखते हैं, दोज स्टार्स विच आर विजिबल टू अस, दे आर मोर ब्राइट और वो हमारे पास हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देते हैं। जो दूर हैं, जो कम ब्राइट हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है ना। अगर हम किस सिस्टम्स की बात करें तो बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो अकेले भी होते हैं, दे एग्जिस्ट अलोन। कुछ स्टार्स पेयर में रहते हैं, पेयरिंग में रहते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी सिस्टम्स, बाइनरी स्टार्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो कुछ स्टार्स पेयर में रहते हैं और कुछ स्टार्स सिंगल भी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक अगर बाइनरी स्टार का एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कैन बी अ सीरियस स्टार। एक सीरियस स्टार है, दैट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो ये एक बहुत ब्राइट स्टार है जो कि बाइनरी स्टार है। ठीक है, ये दो पेयर में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, देन अगर हम इनकी ल्यूमिनोसिटी की बात करें, इनकी चमक की बात करें, तो इनकी जो चमक है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनकी इंटेंसिटी पर, कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूजन के बाद, क्योंकि फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो उस फ्यूजन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड द सेकंड फैक्टर इज द डिस्टेंस। किसी भी जो तारे की चमक है वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। एंड सेकंड थिंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से कितनी दूर पर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम इनके कलर्स की बात करें, ऑल्दो रात में तो आपने देखा होगा स्टार्स सब एक जैसे दिखते हैं, बट इफ यू सी थ्रू अ टेलीस्कोप यू विल फाइंड कि डिफरेंट स्टार्स हैव द डिफरेंट कलर्स। सारे स्टार्स का जो कलर है वो कैसा है, डिफरेंट है। थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं अबाउट द कलर्स ऑफ द स्टार्स।
तो सबसे पहला, अगर इफ़ द स्टार इज़ वेरी हॉट, हॉट मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसका कलर वाइट या ब्लू हो सकता है, ठीक है। ब्लू और वाइट स्टार्स दे हैव वेरी हाई सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म, एग्जैक्ट वैल्यू आई विल टेल यू लेटर। एंड दी इफ़ द स्टार इज़ लाइक कूल, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर होगा ऑरेंज या रेड, उसका कलर जो होगा वो ऑरेंज या रेड होगा। देन यू विल आस्क मी कि मीडियम टेम्परेचर वालों का क्या होगा, बहुत हॉट है, तो मीडियम टेम्परेचर वालों का कलर होता है येलो। मीडियम टेम्परेचर, इफ द स्टार इज हैविंग मीडियम टेम्परेचर सो इट विल हैव कलर लाइक येलो। तो येलो कलर किसका है, हमारे सन का भी कलर येलो है, ठीक है। सो द सन कम्स इन अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम टेम्परेचर स्टार्स। फिर अगर हम की डाइवर्सिटी की बात करें, लाइक साइज और एजेस, सो दे आर लाइक डिफरेंट स्टार्स आर हैविंग डिफरेंट साइजेस, मास और ब्राइटनेस और उनके लाइफ स्पेन सब अलग अलग है, ठीक है। तो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दी स्टार्स, ओके। चलिए, कुछ स्टार्स बहुत मैसिव होते हैं, ब्लू जाइंट्स बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हैं, ठीक है, कुछ साल ही जीते हैं फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी हैं डाइवर्सिटी में, यू कैन राइट कि मैसिव ब्लू जाइंट्स, देयर आर सम मैसिव ब्लू जाइंट्स। मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा मास है इनके पास, और ब्लू मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। एंड देयर आर सम स्मॉल, स्मॉल मीन्स साइज छोटा है, मास कम है। एंड द रेड जाइंट्स मीन्स द टेम्परेचर इज लो, ठीक है। तो ये हो गया, ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, तो इनकी लाइफ कम होती है, लो लाइफ दे हैव, एंड स्मॉल रेड जाइंट्स दे हैव मोर लाइफ, ठीक है। चलिए, स्टार्स की अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो दे फॉर्म क्लस्टर्स, ठीक है, वो ग्रुप में रहते हैं। लाइक आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा इन योर जूनियर ग्रेड्स कि बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, तो हम उनको कई बार कॉन्स्टलेशन का नाम लेते हैं, ठीक है, कि लाइक आपने एक बहुत फेमस कॉन्स्टलेशन का नाम सुना होगा, ग्रेट बियर, राइट, ग्रेट सप्तऋषि मंडल, राइट। तो ये सारे जो हैं कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फेमस ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, लाइक ऑलमोस्ट इफ़ यू सी ऑन फ्रॉम अर्थ 88 कॉन्स्टलेशंस आर विजिबल फ्रॉम अर्थ, ठीक है, जिसमें कुछ मेजर हैं, दैट इज ओरायन, ठीक है, राइट, ओरायन है, द ग्रेट बियर है, द लिटिल बियर है हमारा, ठीक है, उर्सा मेजर हो गया, ठीक है। देन मैनी आर देयर, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। कॉन्स्टलेशंस का आपको नंबर पता होना चाहिए, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, सो देयर आर ऑलमोस्ट 88 कॉन्स्टलेशंस विच आर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, ठीक है। अगर हम इनके लाइक स्टार्स के कल्चरल रोल की बात करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेविगेशन, ठीक है। पहले आपने सुना होगा कि वन लाइक स्टार इज देयर पोल स्टार विच इज ऑलवेज इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको पोल स्टार से नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस एज वेल, तो इसका नेविगेशन में बहुत यूज होता है। स्टार्स की पोजीशन से माइथोलॉजी में बहुत कनेक्शन है, लाइक इफ यू गो इन हिंदू माइथोलॉजी, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड द प्लैनेट्स लाइक दे प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है, तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड द ह्यूमन हिस्ट्री, राइट, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी कहानियों में आपको स्टार्स का जिक्र मिलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कॉस्मिक लाइक यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो स्टार्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द गैलेक्सीज। जो हमारी गैलेक्सीज हैं, मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, ये उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जो गैलेक्सीज हैं वो हमारी किससे बनी है, वो स्टार्स से बनी है, राइट। तो इसी वजह से इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द गैलेक्सीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। Question is कि which one of the following correctly matches the color of a star with its temperature? Okay, so option A is blue, which is coldest, red is hottest, yellow is moderate, white is cooler than red. So what do you think? Which one is correct here? So already we have discussed that जो red stars होते हैं वो coolest होते हैं, right? Red को इन्होंने hottest दिखाया तो it's a wrong. Blue color वाला जो है वो hottest होता है तो इन्होंने coldest दिखाया, so that is also wrong. अगर हम बात करें येलो की, तो येलो I told you it is the moderate temperature and sun is the example of that, ठीक है, राइट। तो जो व्हाइट और ब्लू है वो दैट विल रिप्रेजेंट दी हाई टेम्परेचर, तो आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यूज नाउ। देखो एक एक करके आप लिख लो, यू कैन राइट इट समवेयर। रेड स्टार्स की अगर हम बात करें, दे आर कूलेस्ट इन दिस कैटेगरी, दे आर कूलेस्ट स्टार्स, और इनका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 2000 केल्विन टू 3500 केल्विन, ठीक है। फिर हमारे आते हैं उसके बाद ऑरेंज स्टार्स, देयर आर ऑरेंज स्टार्स ऑल्सो। ऑरेंज स्टार्स जो है इनका टेम्परेचर रहता है, ये भी कूल में ही आते हैं बट दे आर नॉट कूलेस्ट, दे आर कूल स्टार्स, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर आता है 3500 टू 5000 केल्विन तक आएगा इनका टेम्परेचर। देन वी हैव येलो स्टार्स, फिर हमारे येलो स्टार्स आ जाते हैं। येलो स्टार्स की अगर आप बात करें, सो इट इज़ लाइक हमारा सन हो गया, सन की बात कर लेते हैं, तो इनका टेम्परेचर 5000 से 6000 के बीच में रहेगा, ठीक है। एंड देन वाइट स्टार्स हो गए हमारे, वाइट स्टार्स थोड़े से हॉट होते हैं, ठीक है, एंड दे हैव द टेम्परेचर 6000 टू 10000, ये हो गया हमारा। And then comes the last category, which is the blue stars. Blue stars are the hottest stars. जैसे आपने उसमें भी पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, जो फ्लेम होती है उसका जो ब्लू पार्ट होता है वो दैट इज हॉटेस्ट, ठीक है।
तो ये हो गया 10,000 से लेके, इनका टेम्परेचर जाता है 10,000 से लेके 40,000 प्लस तक, वो लाइक देयर इज नो अपर लिमिट, फिर वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए येलो इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स मूव अहेड। देन a very important term related to the life cycle of stars is the supernova. Supernova we can explain in simple words. अगर मैं supernova को explain करूँ तो it is a very big explosion. एक बहुत बड़ा explosion होता है जब कोई massive star अपनी life के end में होता है, मतलब कोई star है और उसकी life पूरी होने वाली है and it is a very massive. अभी हमने बताया था दो, there are two types of stars, massive stars and like small stars, ठीक है ना। अभी मैंने देखो पिछली साइड पे बताया था there are two types of stars, massive stars and the what was the other category, massive stars and the small red dwarfs, ठीक है। तो अगर आपका मैसिव स्टार है वो जल्दी उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो जब वो अपनी लाइफ के एंड में पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड सुपरनोवा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज सुपरनोवा एंड हाउ दिस सुपरनोवा इज रेलेवेंट टू दी लाइफ ऑफ स्टार। तो देखो सुपरनोवा की अगर हम बात करें तो ये होता है हमेशा, इट अकर्स एट द एंड ऑफ द मैसिव स्टार्स लाइफ, ठीक है। फिर अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो जब भी सुपरनोवा होगा तो थोड़ी देर के लिए पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा ब्राइट चमक आ सकती है, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक बहुत तेज़ रोशनी प्रोड्यूस होगी इन दी यूनिवर्स, और जो है वो उतना हिस्सा जो है गैलेक्सी का वो बहुत ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन आउटशाइन दी गैलेक्सीज, इंटायर गैलेक्सीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, राइट। इसमें क्या होता है, जो जितनी भी अब एनर्जी बची है वो सारी एक ही बार में रिलीज हो जाती है, ठीक है। जो भी स्टार अपनी पूरी लाइफ में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो एक बार में ही उस टाइम कर देता है, ठीक है। तो अब रीज़न होता है कि क्वेश्चन होता है कि वाई डज इट हैपन, ठीक है, क्यों ये हो रहा है, राइट। तो अब रीज़न इसका ये कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टार की बात करें तो स्टार के अंदर एक कोर होती है, ठीक है ना। हर स्टार के अंदर एक कोर है जहाँ पे उसका फ्यूल है, जहाँ पे उसका वो हाइड्रोजन है और जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन कहाँ पे होगा बेटा, कोर के अंदर होगा, ठीक है। तो अब फ्यूजन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट क्या करती है, स्टार्स को एक्सपेंड करती है। तो इस हीट की वजह से, फ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, स्टार्स एक्सपेंड करना चाहते हैं, बट ग्रेविटी स्टार्स को क्या करना चाहती है, श्रिंक करना चाहती है। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में जंग चल रही है, एक चीज़ श्रिंक करना चाह रही है, एक एक्सपेंड करना चाह रही है। अब क्या हुआ, जब व्हेन दी फ्यूजन विल स्टॉप, जब फ्यूजन बंद हो जाएगा, व्हेन द फ्यूजन विल गेट स्टॉप, जब सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्यूजन बंद हो जाएगा, एंड व्हेन द फ्यूजन विल स्टॉप, तो जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी। अब एक्सपेंशन तो होगा नहीं, तो अब क्या होगा, सिर्फ कंप्रेशन। तो ग्रेविटी स्टार को इतना कंप्रेस कर देगी कि एक लिमिट के बाद वो उतना कंप्रेस नहीं होगा, तो वो फट जाएगा, ठीक है। कंप्रेस होने से मतलब एक लिमिट तक कंप्रेस होगा, फिर वो नहीं हो पाएगा, वो फट जाएगा, एक्सप्लोजन होगा, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा, ठीक है। तो जो कोर है वो कोलैप्स कर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। अब इसको जब भी सुपरनोवा होगा, इसके लाइक इट्स वेरी रिलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी बनते हैं, स्पेशली द हैवी एलिमेंट्स हमने देखा था बिग बैंग, ठीक है। जो लाइट एलिमेंट्स थे वो बिग बैंग में बने थे, जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो सुपरनोवा में बनते हैं, लाइक आयरन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स सुपरनोवा में बनेंगे। और जब ये एलिमेंट्स बने तो ये सब कहाँ फैल गए, पूरे लाइक यूनिवर्स के स्पेस में जो है वो फैल गए, राइट, ठीक है ना। तो इसलिए ये सुपरनोवा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो डेवलप होता है और नई नई चीज़ें बनती हैं। तो ये यूनिवर्स में लाइक सुपरनोवा होते रहते हैं, ठीक है, तो उससे नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स में डाइवर्सिटी दे ब्रिंग्स डाइवर्सिटी, इससे नए प्लैनेट्स बनते हैं, और जो लाइक लाइफ की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी बन सकते हैं कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये कॉस्मिक एवोल्यूशन पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे यूनिवर्स में नई नई चीज़ें जो है वो ऐड होने लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार इज ऑल्सो अ फेज ऑफ लाइफ ऑफ अ स्टार, तो उसको भी पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार आप देख सकते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो न्यूट्रॉन स्टार की अगर हम फॉर्मेशन और ओरिजिन की बात करें तो ये एक मैसिव स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बनता है। कोई बहुत बड़ा मैसिव स्टार है और जब वो एक्सप्लोजन हुआ सुपरनोवा तो उसके बाद ये बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन कोर कोलैप्स हो चुका है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। यू नो इफ़ आई टॉक अबाउट आवर एटम, आप एटम को तो जानते होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इन आवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी मैं बताऊं तो न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीज़ें होती है न्यूट्रॉन, एक होती है प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो अपोजिट होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करते होते हैं, मैटर जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से टकरा के और एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाएंगे, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसकी वजह से जो रिजल्ट होगा एक बहुत ही अल्ट्रा डेंस न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो ये एक
सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, कोर कोलैप्स होगी और उस कोर के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को इसके साथ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन करके क्या बना देंगे, न्यूट्रॉन्स बना देंगे, और उसकी वजह से जो स्टार बचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन स्टार। तो मैसिव स्टार के जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो सब एक दूसरे से रिएक्ट करके दे हैव कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, तो इसलिए एक बहुत ही डेंस स्टार बनेगा जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। इसकी रेडियस की अगर हम बात करें, इट्स वेरी डेंस, तो जाहिर सी बात अगर ये बहुत डेंस है इसका मतलब साइज इसका बहुत छोटा होगा, तो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, 10 किलोमीटर ओनली, एंड मास इसका सन से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आप सोचो सन की रेडियस बहुत ज़्यादा है, राइट, बट यहाँ पे देखो रेडियस इज ओनली 10 किलोमीटर, सो डेंसिटी इज एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अल्ट्रा डेंस। मैटर कंप्रेस बियॉन्ड नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरे मैटर को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, इतने एक्सट्रीम लेवल पे इसको कंप्रेस कर दिया जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा एटम का साइज 10 टू द पावर -10, -12 और -13 मीटर के करीब आता है, तो उस लेवल पे जाके चीज़ों को कंप्रेस कर दिया जाता है। फिर हम इसकी बात करें न्यूट्रॉन स्टार का सिग्निफिकेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ रोटेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन स्टार की हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारी अर्थ के लाइक इफ आई टॉक अबाउट अर्थ तो नेग्लिजिबल है, अर्थ का लाइक मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार इज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत बड़ा मैग्नेट है एक तरीके से। रोटेशन भी बात करें तो अगर हम रोटेशन भी इसका बहुत फास्ट होता है, इट हैज़ अ वेरी रैपिड रोटेशन रेट, लाइक 100 ऑफ टाइम्स घूमते हैं पर सेकंड। तो यू कैन सी हमारी अर्थ तो लाइक एक बार जो है पूरा चक्कर जो अपनी एक्सिस पे लगाती है उसे लगाने में 24 घंटे लगते हैं, बट ये जो स्टार्स हैं, ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वो एक सेकंड में 100 बार घूम जा रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन लाइक कि कितना फास्ट वो घूम रहे होंगे। रीजन इसका ये भी हो सकता है कि बिकॉज देयर साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत तेजी से वो जल्दी जल्दी घूम लेते हैं। ठीक है, एंड ये रेडिएशन बीम्स भी एमिट करते हैं। ठीक है, तो जो रेडिएशन बीम्स एमिट करते हैं ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पल्सर्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार्स जो है वो क्या करेंगे, रेडिएशंस एमिट करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे पल्सर्स। ठीक है, अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमें हेल्प करता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में मैटर कैसे बिहेव करता है। तो ये एक एनालिसिस के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन स्टार्स हमें समझने में मदद करते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करेगा, इस सबको हमें समझने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ और भी स्टडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव्स हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो उनके लाइक उनकी स्टडी में हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, राइट। और देन न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर, न्यूट्रॉन स्टार्स जब मर्ज करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, तब चीज़ें क्या होती हैं, और कॉस्मिक एवोल्यूशन, लाइक हमारा यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ, उसको समझने में भी न्यूट्रॉन स्टार्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, राइट, चंद्रशेखर लिमिट, लाइक वी हैव मेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन चंद्रशेखर ऑल्सो, जो हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे ये बताया था कि कोई भी स्टार जो है वो कब ब्लैक होल बनेगा, कब वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या कब वो वाइट डॉर्फ बनेगा। तो उसके लिए एक कंडीशन दी थी, एक मास बताया था कि अगर इतना मास होता है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, इफ इतना मास होगा तो वो लाइक डॉर्फ बन जाएगा। तो उसी लिमिट को हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो इफ मैक्सिमम मास अ वाइट डॉर्फ कैन हैव इज 1.44 सोलर मास। सोलर मास मीन्स मास ऑफ सन। तो अगर किसी सन का लाइक किसी स्टार का मास जो है 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से लेस है या मैक्सिमम उसके बराबर है, तो वो वाइट डॉर्फ बनेगा। वो क्या बनेगा फिर, वाइट डॉर्फ बनेगा। ठीक है, तो ये है एक डिसाइडिंग फैक्टर 1.44 सोलर मास, राइट। अब इससे ज़्यादा हो जाए, अगर इससे मास ज़्यादा हो गया तो फिर वो है जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा मास हो जाता है तो वो जो स्टार है वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, फिर वो कोलैप्स करेगा। तो आइदर इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। ठीक है, फिर वो एक्सप्लोजन के बाद जो सुपरनोवा होगा या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम एक सिंपल शब्दों में इसको समझे तो एक स्टार अपनी लाइफ के बाद छोटा और हल्का है, वाइट डॉर्फ बनता है अगर हैवी मास है, वाइट डॉर्फ टूट जाता है और बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। ठीक है ना, गॉट इट। तो छोटा स्टार है तो वो वाइट डॉर्फ बनेगा, बड़ा स्टार है चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है तो वो आइदर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग इज we have a practice question. Practice question is saying कि which of the following statements is or are correct regarding the neutron stars. तो first statement is they have stronger magnetic fields than the earth. Yes. Okay. Like they have millions of times stronger magnetic field than the earth. अभी हमने देखा था अर्थ की like magnetic field से trillion times strong होता है magnetic field of the neutron stars. Some neutron stars rotate 100 of times per second. Yes, that is also true. कुछ neutron stars इतने fast move करते हैं कि, ठीक है, हाँ। अब इनकी बात करें, they are less dense than the white dwarf. क्या ये वाइट डॉर्फ से डेंसिटी इनकी कम होती है? नो, इनकी डेंसिटी और बढ़ने वाली है। दे आर हाईली डेंस, राइट। इनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएंगे और इनकी जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, राइट। तो इसको हम, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। देन लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट थिंग इज लाइक पल्सर्स की बात कर लेते हैं।
तो पल्सर्स एज आई टोल्ड यू दे आर नथिंग बट दी न्यूट्रॉन स्टार्स ओनली, न्यूट्रॉन स्टार्स ही हैं और बहुत रैपिडली रोटेट कर रहे हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है. यू कैन सी रेडिएशन भी एमिट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर एमिटिंग रेडिएशन ऑल्सो. तो ऐसे न्यूट्रॉन स्टार को हम बोलेंगे क्या, पल्सर बोलेंगे. तो इट इज पल्सर, इट इज नथिंग बट दी न्यूट्रॉन स्टार विच इज एमिटिंग रेडिएशंस. ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जो क्या कर रहा है, रेडिएशंस और बेसिकली यू कैन से लाइट जो है वो एमिट कर रहा है, तो इसको हम पल्सर बोल देंगे. दैट्स इट, ठीक है ना. पल्सर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो दे आर वेरी रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स और जो कि रेडिएशंस भी एमिट करेंगे. इनका पल्सेस जो हैं, इनके जो रेडिएशंस हैं, दे आर ऑब्जर्व एट रेगुलर इंटरवल्स. लाइक बहुत जल्दी जल्दी भी रेडिएशंस एमिट कर सकती हैं और विद इन सेकेंड्स ऑल्सो. सो मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स. इनके मैकेनिज्म की बात करें तो रेडिएशन मैग्नेटिक पोल से निकलती है. जो पोल्स होंगे, लाइक यू नो एवरी मैग्नेट हैज अ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो आप देख सकते हो वीडियो में भी कि द रेडिएशन इज एमिटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड्स. देखो पोल से रेडिएशन एमिट हो रही है, राइट. तो ये आप लोग देख सकते हैं. देन जेट ऑफ पार्टिकल्स मूव नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट. जो पार्टिकल्स यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, दे आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. तो जब रोटेशन और रेडिएशन अलाइन होते हैं, हमें अर्थ पर पल्स डिटेक्ट होता है, ठीक है. हाँ, अब हम बात करें इनकी टाइप्स की. तो देर आर मेनली 2 टाइप्स. वन इज एक्सरे पल्सर्स. एक्सरे पल्सर्स हो सकते हैं या एक्रेशन पावर्ड पल्सर्स. तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये पल्सर्स जब बनते हैं जब न्यूट्रॉन स्टार एक कंपेनियन स्टार से मैटर खींचता है. तो एक जब न्यूट्रॉन स्टार जो है वो अपने कंपेनियन स्टार, साथ वाले स्टार से क्या करेगा, वो मैटर खींचेगा, राइट. तो रेडिएशन उससे एनर्जी ले रहा है, उससे मैटर खींच रहा है, राइट, ठीक है. तो ये एक तरीका, इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं एक्सरे पल्सर्स और एक्रीशन पावर्ड पल्सर्स. देन दूसरा हो सकता है कि ये मैटर मैग्नेटिक पोल्स पर फनल होता है, बहुत गर्म होकर एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इन्हें एक्सरेज पल्सर्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये देखो कहाँ पर गिर रहा है, ये मटेरियल मैटर कहाँ पे गिर रहा है, पोल्स पर गिर रहा है आके. तो बहुत गर्म होकर जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इनको एक्सरे पल्सर्स भी कहते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज दीज पल्सर्स एक्ट एज अ कॉस्मिक क्लॉक्स. कॉस्मिक क्लॉक्स मीन्स क्योंकि इनका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही प्रिसाइज है, फिक्स्ड है, राइट, ठीक है. तो इसलिए इनको कॉस्मिक क्लॉक्स भी कहा जाता है. दे हेल्प इन स्टडिंग एक्सट्रीम फिजिक्स लाइक ग्रेविटी एंड स्टेलर एवोल्यूशन. तो इनकी स्टडी जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है फिजिक्स के बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ने में, लाइक ग्रेविटी एंड द स्टेलर एवोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इफेक्ट्स ग्रेविटी के, ठीक है. तो अगर हम एक सिंपल लाइन में पल्सर्स को एक्सप्लेन करें तो यू कैन से दीज आर दी कॉस्मिक लाइट हाउसेस. ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से लाइट हाउस, जैसे आपने देखा होगा लाइट घूमती रहती है, राइट. तो ये दीज आर लाइक कॉस्मिक लाइट हाउसेस जो कि यूनिवर्स में है, स्पेस में हमारे इंस्टॉल्ड हुए हैं, जो कि टाइम लाइट भेजते रहते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस. जो रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपनी यूनिवर्स में जो है वो लाइट भेजते रहते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस. चलिए लेट्स मूव एड. नेक्स्ट इज दी वाइट ड्वार्फ. तो वाइट ड्वार्फ यू कैन सी हियर, दिस इज द स्टार जो कि इसका फ्यूल खत्म हो चुका है, अब वो वाइट ड्वार्फ बन चुका है. और कब बनेगा, इसका मास जो है वो इसका मास कितना होना चाहिए बताओ. इट्स मास शुड बी लेस देन, अभी बताया था, मास शुड बी लेस देन 1.44 सोलर मास, ठीक है. तो वो वाइट ड्वार्फ बनेगा. चलिए लेट्स मूव अहेड. तो अगर हम इसकी बात करें तो वाइट ड्वार्फ एक छोटा स्टार है, आप बोल सकते हो लो टू मीडियम स्टार लाइक सन, जिसका न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है. एंड इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइट ड्वार्फ में क्या होता है, कार्बन होती है एंड ऑक्सीजन होती है, ठीक है. देन इसकी डेंसिटी की बात करें तो इट इज़ एक्सट्रीमली डेंस. मास लगभग सन के बराबर, आई टोल्ड यू 1.44 से कम ही होगा, तो सन के आसपास होगा, और साइज अर्थ के बराबर होगा. इसमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा होगा क्योंकि फ्यूजन बंद हो चुका है, ऑल दी हाइड्रोजन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हीलियम, ठीक है. फिर अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर की, तो वो उसकी वजह से फर्दर कोलैप्स होना बंद हो जाता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये फर्दर कोलैप्स होना बंद हो जाता है. इसकी लाइफ साइकिल रोल की बात करें तो ये एक फाइनल स्टेज है एक लो और मीडियम मैसिव स्टार की, ठीक है. स्टेबल रहता है और ये काफ़ी बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये है जो है वो अपने आप को स्टेबल रख सकता है, मेंटेन कर सकता है. धीरे धीरे ये फेड होगा और फिर फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, एक्रीशन एंड फिनोमेना. सो ये अगर हम बात करें कि अगर एक बाइनरी सिस्टम में हो, अगर ये स्टार वाइट ड्वार्फ अगर एक बाइनरी सिस्टम में हो, मैंने बताया था बाइनरी सिस्टम्स आर व्हाट, ऐसे सिस्टम्स जिसमें 2 स्टार्स होते हैं, ठीक है. तो पुल्स मैटर फ्रॉम दी कंपेनियन. तो ये फिर क्या करता है, अपने कंपेनियन स्टार से क्या करेगा, मैटर को पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है, राइट. ओके, एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, नोवा हो सकता है. नोवा इज व्हाट, सडन बर्स्ट ऑफ ब्राइटनेस, बहुत एक चमक होगी, बहुत तेजी से चमक होगी उस स्टार के अंदर. और टाइप ला सुपरनोवा इज व्हाट, इफ मास एक्सीड्स द क्रिटिकल लिमिट, तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन अकर.
ठीक है। जब मास क्रिटिकल लिमिट मीन सोलर मास लाइक चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। मास बढ़ा रहा है, ये दूसरे से मैटर खींच रहा है, दूसरे स्टार से मास अपने पास खींच रहा है, इसका मास 1.44 से कम है। अगर ये मास 1.44 से ज़्यादा हो गया तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से फिर क्या हो सकता है, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो टाइप ला सुपरनोवा के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कैंडल्स इन मेजरिंग कॉस्मिक डिस्टेंसेज। कॉस्मिक डिस्टेंसेज मेजर करने में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल। इट शोज दी स्टेलर एवोल्यूशन, स्टार्स कैसे वक्त के साथ बदलते हैं, एक्सट्रीम फिजिक्स एंड एलिमेंट फॉर्मेशंस के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं जो है हमें बताता है। तो अगर हम व्हाइट ड्वार्फ को एक वन लाइन रिविजन के तौर पे समझें तो इट इज़ जैसे कि सन के जैसा है, सन के जैसा डेंस है, सन के जैसा आप बोल सकते हो इसका मास है, बट साइज अर्थ के बराबर है, और इसका जो कोर है वो डेड हो चुका है, बट बिलियन ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है, और कभी कभी नोवा या सुपरनोवा ट्रिगर करता है अगर इसमें मास जो है वो अपने आसपास, अगर बाइनरी सिस्टम में है, अपने साथ वाले स्टार के साथ का मास चुरा लेता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। Then let's move ahead. Let's do one question here. Question is, which of the following statement is or are correct about the white dwarf? So option 1 is they are the final stage of low to medium mass stars. Yes, that is true. They continue nuclear fusion in their course. No. They can produce nova events in binary systems. Yes. So you have to answer me which option is correct for this. चलिए आगे बढ़ते हैं। Next important topic is the black hole. तो अगर हम black hole की बात करें, you can see in this picture कि black hole कैसा दिखता है। ठीक है, black hole की अगर हम बात करें तो it is a region इन द स्पेस जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटी भी इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, ये कब बनता है, जब बहुत बड़े मैसिव स्टार्स जो है वो वहाँ पे कोलैप्स करते हैं। इनका मास जो है वो सन से 1.44 टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होता है, जब एक हाई मास स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म करता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तो इसके लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और उसका मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कोर कोलैप्स करेगी, एंड इफ द मास इज अबव टॉलमैन ओपेनहाइमर वोल्कॉफ लिमिट, अ ब्लैक होल इज फॉर्म्ड। तो एक लिमिट है, अगर इस लिमिट से ज़्यादा है मास तो फिर क्या होगा, इसको TOV लिमिट भी बोलते हैं, इन शॉर्ट TOV लिमिट, या ठीक है, तो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, एक होता है इवेंट हॉराइजन। ठीक है, वो बाउंड्री जिसके आगे कुछ भी वापस नहीं आ सकता, ना मैटर ना लाइट, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इवेंट हॉराइजन। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की जो सीमाएं आप बोल सकते हो, लाइक आपकी जो चीज़ें हैं, मैटर या लाइट की जो है एक सीमा है कि वहाँ तक वो आज़ादी से घूम सकती है। अगर वो बाउंड्री क्रॉस कर देगी फिर वो आ जाएगी ब्लैक होल की रेंज में, एंड ब्लैक होल विल नॉट लेट देम गो आउट, तो इसको इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट होती है और फिजिक्स के लॉ वहाँ फेल हो जाते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ पे डेंसिटी इज इनफाइनाइट। और फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी की वजह से लाइट को भी बेंड कर सकता है और स्पेस टाइम कर्वेचर को वार्प कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो अगर एक वन लाइन में समझें इस ब्लैक होल को, तो ये एक स्पेस का ट्रैप है, जाल है, जहाँ से कुछ भी स्केप नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ आएगी तो वो उसमें फंस जाएगी, एंड इट फॉर्म्स आफ्टर द सुपरनोवा ऑफ अ मैसिव स्टार। तो मैसिव स्टार अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेगा तो वो एक ब्लैक होल बनाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। One is stellar mass black hole, then intermediate mass black hole, and supermassive black holes. So the difference is just because of their masses. तो अगर 5 to 10 50 solar masses, so it is a stellar one. If अगर 100 से 1000 solar masses के बीच में है तो intermediate, and अगर solar masses से millions of billions times है तो फिर supermassive। तो बहुत रेयर होते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे मिल्की वे के सेंटर में है सैजिटेरियस ए। तो ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर मैसिव ब्लैक होल। सो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर, सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, सैजिटेरियस ए इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हर गैलेक्सी के एक सेंटर में क्या होता है बेटा, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ठीक है, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है Sagittarius A, okay, and its mass is millions to billions times of the solar masses. ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, they help in study of extreme gravity and space time physics. They can detect via gravitational waves or X-ray emissions from the excretion disk. ठीक है, and they are central to the galaxy evolution and high energy astrophysics. ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स को समझने में बहुत हेल्प करते हैं, यूनिवर्स को समझने में, एवोल्यूशन को समझने में। ठीक है, तो ब्लैक होल्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेलर, इमीडिएट एंड दी सुपर मैसिव। स्टेलर, इमीडिएट एंड सुपर मैसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ कैन ब्लैक होल्स बी डिटेक्टेड? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विद द नेकेड आई, वाया एक्सरे एमिशंस फ्रॉम excretion disk or gravitational waves, observing their color or measuring magnetic fields on their surface. So they can be detected via X-ray emissions from the excretion disk or gravitational waves. अब finally we can understand what is the life or cycle of a star. तो पहले स्टार जो है वो एक डस्ट एंड क्लाउड का एक बहुत बड़ा ढेर होता है, बहुत बड़ा क्लस्टर होता है। फिर क्या होता है, ग्रेविटी इसको धीरे धीरे क्या करती है, कंप्रेस करती है और फिर प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार के बाद क्या होता है, फ्यूजन स्टार्ट होता है
एंड फिर उसकी नेक्स्ट फेज होती है मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार को अगर हम समझें तो मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है, ग्रेविटी ने कोलैप्स किया, सेंटर जो गैसेस हैं इनको कोलैप्स करके जो है करीब लाया और एक कोर बनाया। कोर की वजह से क्या हुआ, इतने की वजह से ग्रेविटी जब इनको पास ला रही तो हीट जनरेट होगी, ठीक है। हीट की वजह से क्या होगा, प्रोटोस्टार कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। तो जब इस कोर का टेम्परेचर 10 मिलियन हो जाता है, 10 मिलियन केल्विन, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर पहुँच जाएगा कितना, 10 मिलियन केल्विन। आई टोल्ड यू एक टेम्परेचर होता है जितना वो चाहिए फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए, तो दैट इज 10 मिलियन केल्विन। तो जब ये हो जाता है तो फ्यूजन स्टार्ट हो गया एंड ये मेन सीक्वेंस स्टार्स की सिचुएशन आ गई, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट हो चुका है, स्टार शाइन करने लगेगा, ग्रेविटी और फ्यूजन का प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इस सिचुएशन में ग्रेविटी श्रिंक कर रही है एंड फ्यूजन क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ग्रेविटी और फ्यूजन का प्रेशर जो है वो बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड मेन सीक्वेंस स्टार। तो प्रोटोस्टार में ग्रेविटी श्रिंक ही करती जा रही है, फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे फ्यूजन नहीं है, नो फ्यूजन। फ्यूजन स्टार्ट होगा मेन सीक्वेंस स्टार में, ठीक है, राइट, ओके। तो मैसिव स्टार्स, अगर मैसिव स्टार्स जो है वो मिलियन कुछ साल ही रहते हैं, मिलियन ऑफ स्टार लाइक ईयर्स, एंड स्मॉल स्टार्स दे लिव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर स्मॉल स्टार है या मीडियम स्टार है वो रेड जाइंट बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा स्टार है तो इट विल बी रेड सुपर जाइंट, ठीक है। पोस्ट मेन सीक्वेंस क्या होगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, स्टार इवॉल्व करेगा एंड लो मीडियम मास स्टार विल कन्वर्ट टू रेड जाइंट, एंड रेड जाइंट से फिर वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। व्हाइट ड्वार्फ के साथ साथ जब लाइट और भी खत्म हो जाएगी तो वो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। बट अगर हम बात करें लाइक रेड सुपर जाइंट की, रेड सुपर जाइंट में जब मास खत्म हो जाएगा, ठीक, सॉरी, फ्यूजन बंद हो जाएगा, तो ग्रेविटी इसको श्रिंक करेगी, ग्रेविटी का प्रेशर डोमिनेट हो जाएगा, ग्रेविटी से कंप्रेस करती जाएगी और एक लिमिट के बाद उसमें होगा अगेन सुपरनोवा, वो फिर से फटेगा। और फिर दो सिचुएशन है, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो बनेगा ब्लैक होल, ठीक है, राइट। तो ये दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो लो मास स्टार्स जो है वो व्हाइट ड्वार्फ बना सकते हैं, हाई मास स्टार्स न्यूट्रॉन स्टार्स पल्सर्स बना सकते हैं, ब्लैक होल बना सकते हैं। हैवी एलिमेंट्स स्पेस में स्प्रेड होते हैं ड्यू टू सुपरनोवा, यहाँ से हैवी एलिमेंट्स निकलेंगे, ठीक है। और नए स्टार्स भी के लिए जो हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं उनके लिए नए एलिमेंट्स बनते हैं। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ लाइफ ऑफ अ स्टार, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द वीडियो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टेक एंड स्टार्स एक्सप्लेन, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।